गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप के सब बढ़िया होंगे। चलिए जी, आज हम सेटिंग अप के अंदर एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 16 है, जिसमें हम बात करेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की। देखिए, एक बिजनेस के अंदर काफ़ी सारी इंटेंजिबल एसेट्स होती है, जिनमें से कुछ इंटेंजिबल एसेट्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की फॉर्म में होती है, जैसे कि ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और पेटेंट। ये ऐसे इंटेंजिबल एसेट्स हैं बिजनेस की, जिनसे कहीं ना कहीं बिजनेस को कुछ मार्केट में अपनी पावर जमाने का या मार्केट कंट्रोल करने का राइट मिल जाता है। क्योंकि जिन बिजनेसेस के पास ऐसी इंटेंजिबल एसेट होती है, वो उन इंटेंजिबल एसेट्स के एक्सक्लूसिव ओनर बन जाते हैं। उन बिजनेसमैन, उन बिजनेस ओनर्स के अलावा उन ट्रेडमार्क को, उन कॉपीराइट को, उन पेटेंट्स को कोई और इस्तेमाल यूज नहीं कर सकता बिना रजिस्टर्ड ओनर की परमिशन के। ठीक है, तो इन्हीं टॉपिक्स के बारे में हमें डिस्कशन करना है आज। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है दैट इज ट्रेडमार्क। कि ट्रेडमार्क क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। ट्रेडमार्क एक ऐसा मार्क है जिसको हम सिंबल का नेम भी दे सकते हैं, लोगो का नेम भी दे सकते हैं। उसके अलावा कोई स्लोगन है, कोई टैगलाइन लिखी हुई है, वो भी ट्रेडमार्क में कवर होती है। अब हम ट्रेडमार्क लेते क्यों हैं? जब भी एक बिजनेसमैन, जब भी एक बिजनेस ओनर अपने गुड्स को या अपने सर्विस को अपने कंपटीटर से अलग दिखाना चाहता है मार्केट के अंदर, तो फिर बिजनेस ओनर क्या करता है? अपने आप को डिफरेंशिएट करने के लिए, अपने गुड्स के लिए, अगर वो गुड्स में डील कर रहा है, तो अगर कोई पर्सन सर्विस में डील कर रहा है, तो अपने सर्विसेज को अपने कंपटीटर से डिफरेंशिएट करने के लिए हम ट्रेडमार्क का इस्तेमाल करते हैं, ताकि हमारी अलग से मार्केट में पहचान हो। ठीक है, उसको हम बोलते हैं ट्रेडमार्क। अब देखते हैं कि मीनिंग हमको नोट्स में क्या लिखा हुआ है। अ ट्रेडमार्क इज अ वर्ड, फ्रेज, जिसको हम टैगलाइन बोल सकते हैं, स्लोगन बोल सकते हैं, सिंबल और डिजाइन दैट डिस्टिंग्विशेस द सोर्स ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑफ वन बिजनेस फ्रॉम इट्स कंपिटिटर्स। तो कह रहा है कि ट्रेडमार्क एक ऐसा वर्ड है, या एक ऐसा फ्रेज है, एक ऐसा सिंबल है, एक ऐसा लोगो है, जो या तो गुड्स के लिए भी मिल सकता है या फिर सर्विसेज के लिए भी मिल सकता है, जिससे एक बिजनेसमैन अपने आप को अपने कंपटीटर से डिफरेंशिएट कर पाता है, अलग कर पाता है। ठीक है, मार्केट में एक अपनी अलग इमेज बना सकता है पर्सन ट्रेडमार्क का इस्तेमाल करके। इन ऑर्डर टू क्वालिफाई फॉर ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन, द मार्क मस्ट बी डिस्टिंक्टिव। डिस्टिंक्टिव मतलब अलग, यूनिक। अब कह रहा है कि अगर हमें हमारे बिजनेस के लिए, हमारे गुड्स के लिए या सर्विस के लिए ट्रेडमार्क लेना है, तो हमको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जिस मार्क को हम ट्रेडमार्क का नेम देना चाहते हैं, या जिस मार्क को, जिस लोगो को, जिस स्लोगन को हम रजिस्टर करवाना चाहते हैं, वो यूनिक हो। वो लोगो, वो मार्क, वो स्लोगन ऑलरेडी किसी और के पास रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाना है, तो आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो हमारा मार्क है, जो हमारा स्लोगन है, या जो हमारा लोगो है, उसको हम अपने आप से यूनिकनेस के थ्रू प्रेजेंट कर सके। डिपार्टमेंट को आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि हमारा जो मार्क है, हमारा जो लोगो है, वो क्या है, डिफरेंट है, यूनिक है। वैसा मार्क ऑलरेडी मार्केट में यूज नहीं हो रहा। सेकंड पैरा में लिखा हुआ है, ऑल दो राइट्स इन ट्रेडमार्क्स आर एक्वायर्ड बाय यूज रजिस्ट्रेशन विद ट्रेडमार्क ऑफिस अंडर द ट्रेडमार्क एक्ट 1999। अब देखो, यहाँ पे ट्रेडमार्क एक्ट दे दिया आपको, और जो रजिस्ट्रार है, जो अथॉरिटी है, उसको ऑफिस दे दिया। ट्रेडमार्क ऑफिस में हमको अप्लाई करना पड़ता है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए, और ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन लेने के लिए हमको ट्रेडमार्क एक्ट फॉलो करना पड़ेगा। ट्रेडमार्क एक्ट की कंप्लायंसेस पूरी करके आप अपनी एप्लीकेशन फाइल करोगे ट्रेडमार्क ऑफिस में रजिस्ट्रेशन के लिए। अलाउज यू टू मोर इजीली एनफोर्स दोज राइट्स। बिफोर रजिस्टरिंग योर ट्रेडमार्क, कंडक्ट अ सर्च ऑफ फेडरल एंड स्टेट डेटाबेस टू मेक श्योर अ सिमिलर ट्रेडमार्क डजंट ऑलरेडी एग्जिस्ट। अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाने से पहले अब आप अपने आप को श्योर कर लो कि जिस मार्क को आप रजिस्टर करवाने जा रहे हो, क्या वो मार्क ऑलरेडी पहले मार्केट में किसी के थ्रू यूज किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। दिस ट्रेडमार्क सर्च कैन हेल्प यू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ टाइम एंड मनी यू कुड स्पेंड ऑन यूजिंग अ मार्क दैट इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड एंड ट्रेडमार्क। अब कह रहे हैं कि अगर आप ऐसा करेंगे तो क्या फायदा होगा?
हमारा बेवजह टाइम और पैसा खराब नहीं होगा। जैसे कि मान लो एग्जांपल लेते हैं, मैं अपने बिजनेस के लिए एक ऐसे मार्क को रजिस्टर करवाने की सोच रहा हूँ जो ऑलरेडी पहले किसी और के नेम पे रजिस्टर्ड है, ठीक है। और मैंने उसी मार्क को क्या कर दिया, रजिस्ट्रेशन के लिए फाइल कर दिया, जो गवर्नमेंट फीस है वो पे कर दी, डॉक्यूमेंटेशन वर्क कर दिया। पर मैंने पहले इस बारे में रिसर्च नहीं की कि जिस मार्क को मैं रजिस्टर करवाने जा रहा हूँ वो मार्क ऑलरेडी पहले से रजिस्टर्ड है, इसके बारे में मैंने सर्च की नहीं। तो डिपार्टमेंट से मेरे पास रिप्लाई क्या आएगा कि जिस मार्क को आप रजिस्टर करवाने की बात कर रहे हो वो ऑलरेडी पहले से किसी और कंपनी के किसी और पर्सन के नेम पर रजिस्टर्ड है, तो आपको हम ये मार्क नहीं दे सकते। तो ऐसा हुआ तो मेरा टाइम और पैसा दोनों खराब होंगे, ठीक है, इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट लिखा हुआ है, इट इज पर्टिनेंट टू नोट दैट लेटर कैपिटल आर इन ए सर्कल दैट इज, ये आपको साइन शो किया हुआ है, विद अ ट्रेडमार्क कैन ओनली बी यूज्ड आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क अंडर द ट्रेडमार्क एक्ट 1999। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जैसे ही हमारा मार्क रजिस्टर हो जाएगा जिसके लिए हमने एप्लीकेशन फाइल की थी, उसके बाद आप उस मार्क के ऊपर सर्कल में कैपिटल आर लगा सकते हो, ठीक है। और इसका मतलब क्या है, वो जो मार्क है, वो जो स्लोगन है, वो जो लोगो है वो रजिस्टर्ड है। और अगर आपने कभी देखा हो मार्केट में कुछ लोग किसी लोगो के ऊपर, किसी स्लोगन के ऊपर टीएम लिखवाते हैं, टीएम, ठीक है। तो उसका मतलब क्या होता है, जब तक आपका लोगो, जब तक आपका स्लोगन रजिस्टर नहीं होता, आपने एप्लीकेशन फाइल कर दी है पर रजिस्ट्रेशन पेंडिंग पड़ा है, उस टाइम में, उस टाइम के दौरान आप अपने स्लोगन पे, अपने लोगो पे टीएम वर्ड लिखवा सकते हो। जैसे ही आपका मार्क, आपका स्लोगन या आपका लोगो जो भी आपने फाइल किया था वो रजिस्टर हो जाएगा, उसके बाद वो टीएम वर्ड रिप्लेस कर दिया जाएगा, किसके थ्रू, सर्कल में आर के थ्रू, ठीक है। अब आ जाओ आगे, आगे टॉपिक दे रखा है हमको कैटेगरीज ऑफ ट्रेडमार्क, कि ट्रेडमार्क कितने तरह के होते हैं। फर्स्ट दिया हुआ है जेनरिक मार्क। जेनरिक मार्क्स मीन यूजिंग द नेम ऑफ प्रोडक्ट फॉर द प्रोडक्ट, लाइक सोल्ट फॉर सोल्ट, बैंडेड फॉर बैंडेड एंड वेसलिन फॉर वेसलिन एटसेट्रा। ये कह रहा है कि जेनरिक मार्क एक ऐसा मार्क है जिसमें आप क्या करते हो, जिन गुड्स में आप डील कर रहे हो, जिन गुड्स में आप डील कर रहे हो उन्हीं गुड्स का नेम आपने अपने ट्रेडमार्क के फॉर्म में रजिस्टर करवा लिया, ठीक है। अब जैसे मान लो कोई कंपनी है, कोई फैक्ट्री है जहां पे बैंडेड बनती है, तो जो फैक्ट्री है, जो कंपनी है, वो किस में डील कर रही है, बैंडेड में डील कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बैंडेड, ये उसका बिजनेस है। तो उसने अपना जो बैंडेड का पैकिंग है या जो बैंडेड है उसी का उन्होंने क्या ले लिया, ट्रेडमार्क ले लिया। तो एक्चुअल में हुआ क्या, जिन गुड्स में हम डील कर रहे हैं उसी गुड्स के नेम से हम ट्रेडमार्क ले लेते हैं, उसे बोलते हैं जेनरिक मार्क, ठीक है। पर इसका मतलब ये नहीं है, अब जैसे मान लो कोई पर्सन है, उसका सोल्ट का बिजनेस है, ठीक है, और उसने क्या किया, अपने जो गुड्स के नेम में सोल्ट वर्ड ऐड कर लिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सोल्ट वर्ड का इस्तेमाल सिर्फ वही कर सकता है, वो एक जनरल वर्ड है। सोल्ट किसी ब्रांड का नेम नहीं है, वो तो गुड्स का नेम है। ऐसे ही बैंडेड ब्रांड का नेम नहीं है, बैंडेड तो उस गुड का नेम है जिसमें वो कोई पर्सन डील कर रहा है। ऐसे ही वैसलिन, वैसलिन किसी ब्रांड का नेम नहीं है, बल्कि वैसलिन तो प्रोडक्ट का नेम है, गुड्स का नेम है। तो उसको सभी लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, पर साथ में उनको अपने कुछ और यूनिक वर्ड भी ऐड करने पड़ेंगे। ये बनता है जेनरिक मार्क का मीनिंग। सेकंड दिया हुआ है डिस्क्रिप्टिव मार्क। इट मीन्स द मार्क डिस्क्राइबिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्ट। ये कह रहे हैं कि ऐसा मार्क जिसके थ्रू हम किसी गुड की, किसी प्रोडक्ट की फीचर्स, विशेषताओं को बता रहे हैं। ऐसा मार्क, एक ऐसा मार्क रजिस्टर करवाना जिसके थ्रू आप गुड्स की जो फीचर हैं, गुड के, गुड की जो विशेषता है उसके बारे में बता रहे हो। जैसे कि स्लीप वेल, स्लीप वेल मतलब अच्छी नींद लेना, ठीक है। मैट्रेस आते हैं इसके, स्लीप वेल कंपनी के, स्लीप वेल ब्रांड के मैट्रेस हैं। तो स्लीप वेल जो है वो फीचर है मैट्रेस का, कि उन मैट्रेस पे सोने से अच्छी नींद आती है। एडिबल ऑयल जो हम घरों में यूज करते हैं जनरली, उसमें अगर उसके लिए मान लो हेल्दी वर्ड हमने यूज कर लिया, हेल्दी वर्ड का मार्क ले लिया, इसका मतलब क्या है कि जो एडिबल ऑयल हम बेच रहे हैं वो हेल्दी है, हमारी लाइफ के लिए हेल्दी है, उससे कोई भी नुकसान नहीं होगा, ऐसा आप शो कर रहे हो। तो ऐसा कोई गुड्स,
ऐसा कोई प्रोडक्ट जिसमें आप डील कर रहे हो और उसमें एक कोई ऐसा फीचर है जिसके नेम पे आपने क्या ले लिया सर, मार्क ले लिया, उसको हम बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव मार्क। थर्ड दिया हुआ है आर्बिट्री मार्क। इट मीन्स अ मार्क विच एग्जिस्ट इन पॉपुलर वोकेबलरी बट हैज नो लॉजिकल रिलेशनशिप टू द गुड्स और सर्विस फॉर विच दे आर यूज्ड। ये कह रहा है कि आर्बिट्रेरी मार्क एक ऐसा मार्क है जिस मार्क का गुड्स के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। गुड्स हमारे कुछ और है, मार्क हमारा कुछ और है। जैसे कि ब्लैकबेरी के मोबाइल फोन आते हैं, एप्पल के मोबाइल फोन आते हैं। अब है मोबाइल फोन पर ब्रांड का नेम क्या हुआ, एप्पल। है मोबाइल फोन और आपने फ्रूट का नेम रखा हुआ है उसका, तो एक नेम रखा फ्रूट का और है वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो कम्युनिकेशन में काम आती है। तो आपस में दोनों का कोई भी लेना देना नहीं है, गुड्स का और गुड्स का जो मार्क है उनका आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है। अगर ऐसा मार्क हमने लिया उसको हम बोलते हैं आर्बिट्रेरी मार्क। फिर फोर्थ हमको दे रखा है इन्वेंटेड और कॉइंड मार्क। अब देखो इन्वेंटेड और कॉइंड मार्क कौन सा होता है, ऐसा वर्ड जो एकदम नया है और जिसका डिक्शनरी में कोई भी मीनिंग नहीं है। ऐसा वर्ड जो एकदम यूनिक है, कुछ वर्ड्स को जोड़ के बना दिया और जिसका डिक्शनरी में कोई भी मीनिंग नहीं बनता, उसको हम बोलते हैं इन्वेंटेड और कॉइंड मार्क। जैसे कि एडिडास वर्ड दे रखा है इन्होंने, शूज हैं, क्लोथ्स आते हैं एडिडास के, उनकी बात कर रहे हैं। तो ये हमने टाइप्स ऑफ ट्रेडमार्क डिस्कस किए। अब हम बात करते हैं कि अभी हमने जब इंट्रोडक्शन पढ़ा था तो पहले वहां पे डिस्कस किया था कि जो ट्रेडमार्क मिलता है वो गुड्स के लिए भी मिलता है और सर्विसेज के लिए भी मिलता है। मतलब कोई ऐसा पर्सन जो गुड्स में डील कर रहा है, गुड्स में डील कर रहा है तो भी आप ट्रेडमार्क ले सकते हो, सर्विसेज में डील कर रहे हो तो भी आप ट्रेडमार्क ले सकते हो। अब यहाँ पे ना क्लासेस डिफाइन की हुई है कि टोटल 45 क्लासेस है जिनमें गुड्स और सर्विस कवर की हुई है। मतलब ट्रेडमार्क की वेबसाइट पे अगर आप जाते हो वहां पे देखोगे तो टोटल 45 क्लास दे रखी है। उन 45 क्लास में से 34 क्लासेस गुड्स की है और 35 टू 45 क्लासेस जो है वो सर्विसेज की बात करती है। अब हमको ये देखना पड़ेगा कि अगर हम गुड्स में डील कर रहे हैं तो हमारा गुड जो है वो 1 टू 34 क्लास में कौन सी क्लास में फॉल कर रहा है। अब जैसे मान लो कोई एक मिस्टर ए नाम का पर्सन है, वो क्या करता है, वो मान लो कॉस्मेटिक्स में डील कर रहा है, कॉस्मेटिक्स की मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है मिस्टर ए की, ठीक है। तो कॉस्मेटिक कौन सी क्लास में फॉल कर रहे हैं, अब कॉस्मेटिक जो है वो गुड्स में फॉल करेंगे और गुड्स हमारे पास 1 टू 34 क्लास में है। अब आपको 34 क्लासेस में देखना पड़ेगा कि जो कॉस्मेटिक गुड्स हैं वो कहाँ फॉल करते हैं, तो आपको उसी क्लास का ट्रेडमार्क मिलेगा। पर अगर हम चाहते हैं कि हम सभी क्लास का ट्रेडमार्क ले लें एक ही बारी में, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। ऐसे ही सर्विसेज के लिए दे रखा है 35 टू 45 इतनी क्लासेस में सर्विसेज कवर है। अब जिन सर्विस में हम डील कर रहे हैं हमको देखना पड़ेगा कि हमारी सर्विस कौन सी क्लास में फॉल कर रही है। तो फिर आपके पास ऑप्शन रहेगा, या तो पर्टिकुलर उसी क्लास की सर्विस के लिए आप ट्रेडमार्क लो, या अगर आप चाहते हो कि हम पूरी 45 जितने तरह की क्लासेस हैं सभी के लिए अपने अपना जो मार्क है वो रजिस्टर करवा लें सभी के लिए, तो ऐसा भी करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर भी, ठीक है। तो आपको टोटल 45 क्लासेस डिफाइन की हुई है, जिसमें फर्स्ट 34 क्लासेस जो है वो गुड्स की बात करती है और नेक्स्ट 11 क्लासेस सर्विसेज की बात करती है। अब हमको देखना पड़ेगा कि जिस मार्क को हम रजिस्टर करवाने जा रहे हैं तो हमारा जो मार्क है वो कौन से गुड्स पे अप्लाई किया जाएगा और हमारे गुड्स कौन सी क्लास में फॉल कर रहे हैं। या हम सर्विस में डील कर रहे हैं तो हमारी सर्विसेज 35 टू 45 क्लासेस के अंदर कौन से में फॉल कर रही है, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। या फिर टोटल ऑल सभी 45 क्लासेस के लिए भी आप अपना मार्क रजिस्टर करवा सकते हो। फीस सेम है, चाहे एक क्लास के लिए रजिस्टर करवाओ, ठीक है, चाहे तो आप करवाओ रजिस्टर एक क्लास के लिए, चाहे करवाओ सारी 45 क्लासेस के लिए, फीस सेम है। एवरी एंटिटी सीकिंग टू ट्रेडमार्क अ गुड और सर्विस हैज टू चूज फ्रॉम द एप्रोप्रिएट क्लासेस आउट ऑफ 45 क्लासेस। नेक्स्ट आ जाओ टॉपिक पे, रिलीफ फॉर इन्फ्रिंजमेंट ऑफ ट्रेडमार्क। अब देखो सबसे पहले हम बात करते हैं इन्फ्रिंजमेंट ऑफ ट्रेडमार्क क्या होता है। इन्फ्रिंजमेंट ऑफ ट्रेडमार्क का मतलब ये होता है कि जब भी कोई थर्ड पर्सन किसी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क को इस्तेमाल करता है, जैसे मान लो कोई मिस्टर ए नाम का पर्सन है, उसने क्या किया, वो कॉस्मेटिक्स में डील करता है और उसने अपने गुड्स के लिए
एक ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा लिया, ठीक है, और मिस्टर ए क्या बन गया, उसका मालिक बन गया। वो जो ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाया उसका रजिस्टर्ड ओनर कौन बन गया, ए बन गया। अब ए को छोड़ के कोई और दूसरा पर्सन उस ट्रेडमार्क को इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि उस ट्रेडमार्क का मालिक कौन है, मिस्टर ए है। हुआ क्या, एक मिस्टर एक्स नाम का बंदा है, उसने क्या किया, ए से बिना पूछे ए का ट्रेडमार्क अपने गुड्स के लिए इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। मान लो एक्स जो है वो भी क्या करता है, कॉस्मेटिक्स में डील कर रहा है, और एक्स को पता लगा कि जो ए का ट्रेडमार्क है वो बहुत मार्केट में पॉपुलर है, तो क्यों ना मैं ए का ट्रेडमार्क अपने गुड्स के लिए इस्तेमाल कर लूं। और ए से बिना पूछे एक्स ने उसका ट्रेडमार्क इस्तेमाल कर लिया ज्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में। तो इसको हम बोलते हैं इन्फ्रिंजमेंट ऑफ ट्रेडमार्क। इन्फ्रिंजमेंट का मतलब आई थिंक समझ आया होगा आप सबको। इन्फ्रिंजमेंट का मतलब क्या बनेगा, एक ऐसा पर्सन जो ट्रेडमार्क का रजिस्टर्ड ओनर नहीं है, तो वो पर्सन जब किसी और का रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क इस्तेमाल करता है बिना परमिशन के, उसको हम बोलते हैं इन्फ्रिंजमेंट ऑफ ट्रेडमार्क। अब हमारे वाले एग्जांपल में एक्स ने क्या किया, ए से बिना पूछे उसका रजिस्टर्ड लोगो जो है या रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क जो है वो यूज कर लिया। अब यहाँ पे डिफॉल्ट किसने किया, एक्स ने किया, और ए क्या बन गया, हमारा एग्रीव्ड पार्टी बन गया। जो ए है वो बन गया प्लेंटिफ एग्रीड पार्टी, और जो एक्स था वो बन गया डिफॉल्टिंग पार्टी। तो कह रहा है कि रिलीफ रेमेडी क्या मिलेगी किसको, ए को, जिसका ट्रेडमार्क था, बिना पूछे उसका ट्रेडमार्क किसी और ने यूज किया। तो जो ओनर था ट्रेडमार्क को, उसको क्या रिलीफ मिलेगी, उसके पास क्या रेमेडी अवेलेबल है इन्फ्रिंजमेंट होने के टाइम पे। तो आपको 4 तरह की रेमेडी दे रखी है। फर्स्ट दिया हुआ है परमानेंट एंड इंटरिम इंजंक्शन। इंजंक्शन का मतलब होता है रोक देना, स्टे लगा देना, कि जो कोर्ट है वो क्या करेगा, एक्स को बोलेगा कि जो कोर्ट है वो क्या करेगा, एक्स के ऊपर इंजंक्शन का ऑर्डर पास करेगा, मतलब एक्स के ऊपर रोक लगाएगा, या तो टेम्परेरी बेस पे या परमानेंट बेस पे, कि आपको आगे से ऐसे गुड्स में डील नहीं करना। क्योंकि एक्स क्या कर रहा है, ए के ट्रेडमार्क का इस्तेमाल कर रहा है अपने लिए प्रॉफिट कमाने के लिए, खुद के प्रॉफिट कमाने के लिए जो एक्स वो किसी और के ट्रेडमार्क का इस्तेमाल कर रहा है। तो कोर्ट जो है वो परमानेंटली या फिर एक बार जब तक केस चलता है तब तक टेम्परेरी बेस पे एक्स को रोक सकती है उन गुड्स में डील करने से। सेकंड दिया हुआ है डैमेजेस। कोई भी नुकसान अगर ए को हुआ किसकी वजह से, एक्स के ट्रेडमार्क को इस्तेमाल करने की वजह से, एक्स ने बिना पूछे बिना ए से पूछे उसका ट्रेडमार्क यूज किया, तो कोई भी नुकसान ए को होता है मॉनेटरी टर्म्स के अंदर, वो ए क्लेम कर लेगा एक्स के थ्रू। या लिखा हुआ है और अकाउंट ऑफ प्रॉफिट, अगर ए का ट्रेडमार्क इस्तेमाल करके एक्स ने प्रॉफिट कमाया मार्केट से, तो वो सारा प्रॉफिट ए रिकवर कर सकता है एक्स से, कोर्ट ऐसा ऑर्डर भी पास कर सकता है। थर्ड दिया हुआ है डिलीवरी ऑफ इन्फ्रिंजिंग गुड्स फॉर डिस्ट्रक्शन। थर्ड केस में क्या रेमेडी मिल रही है, कोर्ट एक्स को बोल सकता है कि तुम्हारे पास जितने भी गुड्स बने पड़े हैं, जितने भी फिनिश गुड्स बने पड़े हैं ए के ट्रेडमार्क के साथ, उन सबको डिस्ट्रॉय कर दो, उन सबको डिस्ट्रॉय कर दो, ताकि उन गुड्स को आप बेच ही ना पाओ, ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग। और लास्ट रेमेडी क्या दे रखी है, जब ए ने एक्स के ऊपर केस किया कि एक्स ने क्या किया है, ए के ट्रेडमार्क का इन्फ्रिंजमेंट किया है, उस केस में एक्स जितना भी कोर्ट का खर्चा आएगा वो सारा एक्स को भरने के लिए कोर्ट बोल सकता है। तो ये 4 तरह की रिलीफ दे रखी है जो ए को, जो रजिस्टर्ड ओनर था ट्रेडमार्क को, उसको मिल सकती है। कब, अगर रजिस्टर्ड ओनर का ट्रेडमार्क किसी और ने इन्फ्रिंज किया, बिना परमिशन के यूज किया, तब। उसके बाद एक नोट दिया हुआ है कि ट्रेडमार्क का इन्फ्रिंजमेंट जो है एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है। कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन सा होता है, ऐसे ऑफेंस जो सीरियस नेचर के होते हैं। तो इन्फ्रिंजमेंट ऑफ ट्रेडमार्क को एक कॉग्निजेबल सीरियस नेचर का ऑफेंस माना गया है, और इसमें क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी हो सकती हैं डिफॉल्टर के खिलाफ। तो यहाँ पे हमारा जो ट्रेडमार्क है वो खत्म हो गया, ठीक है। तो हमने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में हमारा ट्रेडमार्क पूरा कर लिया। चलिए आज इतना ही पढ़ते हैं, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। चलिए, थैंक यू वेरी मच।